हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस उसके भाग 1 में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इससे पहले तुम लोगों को हमारे चैनल पर क्लास 10 के गणित के दोनों मॉडल एक्टिविटी टास्क, इसके साथ ही भौतिक विज्ञान के दोनों मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 1 और भाग 2 इसको हमने अपने चैनल पर हल किया है। तुमने अगर देखा है तो आशा है तुम्हें अच्छा लगा होगा। यदि तुमने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इसके अलावा तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का जो फोल्डर बना है वहां से तुम लोग सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो फिर आज का वीडियो शुरू करें हम लोग। एक बार याद दिला देता हूं, यदि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि जानकारी वाले क्वालिटी वीडियोस तुम्हें हमेशा मिलता रहे। मॉडल एक्टिविटी टास्क भाग 1 के जो प्रश्न हैं वो तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और इन चारों प्रश्नों को हमें उत्तर देना है। तो ये उत्तर देखकर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे लाइक करो। तुम कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात शेयर करना चाहते हो हमसे, या कोई प्रश्न है जिसके बारे में तुम्हें जानकारी लेनी है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि वे भी क्वालिटी वीडियोस, जानकारी से भरे वीडियोस देख पाएं, और उनसे भी आग्रह करो कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1। हमें क्या करना है? हमें स्नायु कोश का एक साफ चित्र बनाना है। स्नायु कोश यानी न्यूरॉन का एक साफ चित्र बनाना है। और यहाँ जो 4 नाम दिए गए हैं, डेंड्रॉन, स्वान सेल, साइनेप्टिक नॉब और एक्सोलेमा, इन चारों को हमें उस चित्र में, उस डायग्राम में चिन्हित करना है। तो चलो हम लोग पहले इसका ड्राइंग कर लें। इस प्रकार तुम लोग देख पा रहे हो कि हमने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया और जो 4 नाम हमें दिए गए थे उन चारों को हमने यहां मार्क कर लिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया गया है, जीव के मध्य में विविधता की सृष्टि में मियोसिस की भूमिका का उल्लेख करो। यानी जीवों में भिन्नता जो आती है उसमें मियोसिस, सेल डिवीजन की क्या भूमिका है? इसका आंसर देख लें। जीवों में भिन्नता पैदा करने में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस की भूमिका। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है ताकि निषेचन होने पर सामान्य संख्या यानी 2n बहाल हो जाए। अर्धसूत्री विभाजन जीन के मिश्रण के लिए प्रदान करता है। वो 2 तरह से होता है।
पहला है माता और पिता के गुणसूत्र पहले विभाजन के दौरान मिश्रित हो जाते हैं क्योंकि वे सजातीय जोड़े से अलग हो जाते हैं। और दूसरा है जबकि मातृ और पितृ गुणसूत्र अलग हो रहे हैं, क्रोमाटिड सामग्री अक्सर एक समरूप जोड़ी के दो सदस्यों के बीच आदान प्रदान हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। इस बगल के चित्र में तुम देख पा रहे हो, हमने जो कहा है कि क्रोमाटिड सामग्री एक दूसरे के सदस्यों के बीच आदान प्रदान हो जाती है, इस चित्र में पूरी तरह से स्पष्ट है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये दोनों क्रम परिवर्तन और संयोजन संतति में असंख्य विविधताएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के बच्चे चाहे वे कितने ही समान क्यों न हो, कुछ मामलों में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रश्न में ही एक और छोटा प्रश्न लगा है कि माइटोसिस कोष विभाजन की एनाफेज स्थिति की 3 विशेषताएं हैं। तो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के एनाफेज चरण की 3 विशेषताएं क्या क्या हैं, वो हैं। पहला नंबर, एनाफेज के प्रारंभ यानी अर्ली एनाफेज में सेंट्रोमेयर के विभाजन से प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमाटिड अलग होकर 2 संतति गुणसूत्र बनाते हैं। दूसरा है अलग हुए संतति गुणसूत्र तर्कु यानी स्पिंडल फाइबर्स के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। और तीसरा है एनाफेज के अंत में संतति गुणसूत्र तर्कु यानी स्पिंडल फाइबर के ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, वनस्पति के सीधे ऊपर की ओर विकास में जो वनस्पतिक हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनकी 3 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो इसका आंसर देख लो। पौधों के ऊपर की ओर विकास में जो वनस्पति हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है वह ऑक्सीन हार्मोन है। ऑक्सीन हार्मोन की हमें 3 विशेषताएं लिखनी है। तो ऑक्सीन हार्मोन की जो 3 विशेषताएं हैं वो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ऑक्सीन कोशिका विभाजन को और वृद्धि को बढ़ावा देता है। दूसरा है पार्थेनोकार्पी में ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। पार्थेनोकार्पी क्या है? तो परागन और निषेचन के बिना बीज रहित फल का जो उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थेनोकार्पी में ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है काटने में जड़ की शुरुआत में मदद करता है। यानी जब किसी पेड़ के एक हिस्से को हम लोग काटकर उसे मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो उस कटे भाग से जड़ की शुरुआत करने में मदद यही ऑक्सीन हार्मोन करता है। इस प्रश्न के साथ एक और छोटा प्रश्न है कि रक्त में शर्करा के नियंत्रण के क्षेत्र में इंसुलिन हार्मोन की भूमिका का उल्लेख करना है। रक्त में शर्करा के नियंत्रण में इंसुलिन हार्मोन की जो भूमिका है वह है, इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए यकृत, मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं को संकेत देकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस तरह इंसुलिन कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लूकोज को लेने में मदद करता है। यदि शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है तो इंसुलिन यकृत को ग्लूकोज लेने और इसे ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करने के लिए संकेत देता है। तो प्रश्न 3 के जो 2 भाग थे उन दोनों भाग का हमने आंसर यहाँ कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, मछली के तैरने में पंखों का क्या महत्व है उसका उल्लेख करना है। साथ ही साथ घुटने और कंधे में किस किस प्रकार की अस्थि संधि यानी जॉइंट्स पाई जाती है वो बताना है। तो पहले हम लोग मछली के तैरने में पंखों का क्या महत्व है उसे देख लेते हैं। तो मछली के तैरने में पंखों का जो महत्व है वो है कि पंखों का प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य जो है वह है मछली को तैरने में मदद करना। अब मछली पर अलग अलग जगहों पर जो पंख होते हैं वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे आगे बढ़ना, मुड़ना, सीधी स्थिति पर रखना या रुकना। अधिकांश मछलियां तैरते समय पंखों का उपयोग करती हैं। मछली अपनी शरीर के एक तरफ अपनी मांसपेशियों को खींचती या फैलाती हैं, जबकि दूसरी तरफ की मांसपेशियों को आराम देती है। यह गति उन्हें पानी के माध्यम से आगे ले जाती है। मछलियां अपने बैक फिन यानी पिछला जो पूंछ है बैक फिन का उपयोग करती हैं, जिसे दुम का पंख कहा जाता है,
ताकि उन्हें पानी के माध्यम से धकेला जा सके। मछली के अन्य पंख इसे चलने में मदद करते हैं। ये है मछली के तैरने में जो पंखों का महत्व है वो। इसके साथ घुटने और कंधे में किस किस प्रकार के जॉइंट्स हैं उसे हम लोग देख लें। तो घुटने और कंधे में निम्न प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है। घुटने में जो संधि पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं हिंज टाइप। हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट, उच्चारण पर ध्यान देना हमेशा ही। हिंज टाइप साइनोवियल जॉइंट। और कंधे में जो जॉइंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये प्रश्न संख्या 4 के दोनों भाग का आंसर है। अब हमने पहले ही कहा था कि इसमें मुख्य 4 प्रश्न दिए गए हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क में। उन चारों का आंसर हमने यहाँ कर दिया है। आशा है तुम्हें यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।